दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उनमें भी इन क्वेश्चन को रिपीटेटिव देखेंगे कि ये एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। ऐसे ये क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव इन नेचर हैं। वो एसएससी की एग्ज़ाम हो, आप अगर बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके एग्जामिनेशन में, अगर आप एफकेट के लिए कर रहे हैं तो एफकेट में मैं आपको बता दूं ये 10 के 10 क्वेश्चन 3-3 दफ़ा पूछे गए हैं। ठीक है, जो रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चंस बड़े ही कॉमन इन नेचर हैं और बहुत दफ़ा रिपीट किए गए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए 10 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। थोड़ा वक्त लगेगा, देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। वैसे हम रोज़ 10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आने वाले हैं अभी इस चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अभी देखिए अशोक जो है, अशोक जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का था, लेकिन ये बहुत बाद में आया था। ठीक है, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, ये तीनों ऑप्शन मेरे सही नहीं है, तो ऑप्शन जो बच जाता है वो ये है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में लड़ा गया था, ये किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुई थी ये किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो दो सवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे कि एक तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, आप देखिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एक तो आपको ये जानकारी मिला। सेकंड, ये किन के बीच लड़ा गया था, तो द राइट आंसर इज ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया था 1757 में। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश मतलब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाई, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। ठीक है, क्या ये भगत सिंह थे, क्या ये बाल गंगाधर तिलक थे, क्या ये लाला लाजपत राय थे, क्या ये सुभाष चंद्र बोस थे, इन सब में कौन था। तो इसका भी सही जवाब जो है वो बी है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों ये सवाल अगर आप पोल्यूशन पढ़े होंगे तो आपको उसमें एक चैप्टर आता है सबसे पहला, उसमें आपको पता होगा। तो क्या ये सरोजनी नायडू थी, क्या ये एनी बेसेंट थी, क्या ये विजय लक्ष्मी पंडित थी और क्या ये इंदिरा गांधी थी। ये चारों जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ये कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, लाइक इंदिरा गांधी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई, सरोजनी नायडू हो गई। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। ये बड़ा ही आसान है। लोथल क्या है, लोथल एक पोर्ट था इनका। ठीक है, जहाँ पे जहाज, पानी का जहाज आते और जाते थे। तो पोर्ट क्या पंजाब में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या राजस्थान में हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि समंदर नहीं है। क्या हरियाणा में हो सकता है, नहीं हो सकता। बसता क्या है, गुजरात। गुजरात क्यों, क्योंकि गुजरात समंदर को टच करता है। ठीक है, अगर आप मैप देखो तो गुजरात जो है ना ये समंदर को टच करता है। तो लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक, फिर आप कह दो एक स्थल था जो किस राज्य में स्थित है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखना है लोथल एक पोर्ट था जहाँ पे पानी की जहाज आती जाती थी, तो वो गुजरात में था क्योंकि वो गुजरात क्या है, समंदर को टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, ये जो बिहार से डिपेंड करते होंगे या फिर एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है जो अधिकतर लोग जानते हैं। ठीक है, कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दोस्तों गंगा शोक नहीं है। ठीक है, गंगा तो बड़ा ही होली रिवर है। सेकंड इज कोसी, इस पे देखेंगे। गंडक है क्या, सोन है क्या, नहीं। सोन नदी को शोक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का और एक बहुत बड़ा इकॉनमी का जरिया है बिहार का। ठीक है, तो इसमें एक नदी है कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है।
वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब होता है, जब नेपाल से पानी आता है तो ये नदी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और इतना ज़्यादा फैलता है कि जितने भी कल्टीवेटेड लैंड है उन सबको ये ख़राब कर देता है। इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। दोस्तों एक और बात मैं बताता हूँ, गंडक एक ऐसी नदी है पूरे वर्ल्ड में, येल नदी के बाद एक नदी है येल जो चाइना में है। चाइना नदी के, ये येल नदी के बाद चाइना में गंडक दुनिया की सबसे ज़्यादा मियांडरिंग करने वाली नदी है। ये याद रखें, इंडिया की सबसे ज़्यादा मियांडरिंग करने वाली जो कोई नदी है ना वो गंडक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं ऐसे बता, मियांडरिंग क्या होता है? नदी इस तरीके से चल रही है, ये इसका भी पाथ ऐसे होना चाहिए था, लेकिन क्या कि इसने अपना रास्ता बदल लिया, ऐसे कर लिया, और यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक छोड़ दिया इसने। ठीक है, तो जब नदी अपने रास्ते को बदल कर दूसरे रास्ते से चलती है ना, उसको मियांडरिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब वो घूम घुमा कर चल रहा है। तो येल नदी के बाद सबसे ज़्यादा मियांडरिंग करने वाली कोई रिवर अगर है पूरे वर्ल्ड में तो वो गंडक है। ये याद रखें, इंडिया का तो सबसे ज़्यादा मियांडरिंग करने वाली रिवर गंडक है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चंस क्या है कि एक क्वेश्चन में 2-3 सवाल, मतलब ऑप्शन से अगर मुझे कुछ ध्यान में आ जाता है तो मैं वो भी आपको बताता रहूँगा। चलिए, अभी अगला सवाल है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कि कर्क रेखा किस से नहीं गुजरती है। देखिए, गुजरात से। आप इसके लिए ना, अगर आपको इंडिया का मैप पता हो तो आप और भी आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, आप देखो, अगर आप इसके ऊपर छोड़ दो आप कि अगर कर्क रेखा है, कर्क रेखा तो ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे चलेगा, कर्क रेखा अगर है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा ऐसे जा रहा है, तो कोई एक ऐसा है जो इन सबके लाइन में नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। उड़ीसा क्यों है? क्योंकि उड़ीसा थोड़ा सा नीचे पड़ता है इन सबसे। ठीक है, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? द राइट आंसर इज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, केरला है ऑप्शन में, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और उतना ही अच्छा ऑप्शन है। आपको पता है कि जो साउथ इंडिया में कोई, अर्जेस थोड़ा पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कोई साउथ इंडिया में स्टेट है जिसमें कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, देखो अब चारों जो है ना, ये 4 के 4 ऑप्शंस आपको साउथ इंडियन दे दिए गए। अभी थोड़ा कंफ्यूज किया गया है आपको, तो इसका याद कर लीजिए आप इसको कि कॉफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में उत्पादन किया जाता है। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जब मसाले की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में केरला आता है। ठीक है, लेकिन कॉफ़ी की बात अगर करेंगे तो ये कर्नाटका में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी अगला जो क्वेश्चन है ये है कि डंकन पैसेज कहाँ स्थित है। द डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन 2 आइलैंड। ठीक है, 2 आइलैंड के बीच के जो पास होते हैं ना उसको पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है? नहीं है, क्योंकि वो उनके बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, वो नहीं है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो उसको पता कीजिए कि श्रीलंका जो इंडिया है और यहाँ श्रीलंका, इसके बीच का जो पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार। नन ऑफ दिस तो नहीं है भाई साहब। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो है ना, अंडमान और निकोबार आइलैंड ये अलग अलग आइलैंड है। हम इसको एक साथ पढ़ते हैं लेकिन ये अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, पोर्ट ब्लेयर अलग है। तो क्या है, इसके बीच का जो पैसेज है इसको हम बोलते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। दोस्तों जो 10th क्वेश्चन है वो ये है कि विच सॉइल टाइप इज आइडल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। कपास की खेती। ठीक है दोस्तों, ये कपास की जो खेती है ये किस ज़मीन में, बोल लो, ये किस मिट्टी में उपयुक्त है जो सबसे ज़्यादा उपजने का तो बहुत जगह उपज सकता है, लेकिन किस में ज़्यादा उपजता है? दोस्तों कपास में क्या होता है कि थोड़ा सा ह्यूमस चाहिए होता है इसको। जिस मिट्टी में ये पाया जाता है ना, मतलब जिस मिट्टी में इसको उपजाया जाता है उसमें थोड़ा ह्यूमस चाहिए होता है। ह्यूमस कहाँ से आएगा? जब जैविक जो भी, अभी हिंदी में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ, जो भी ये जैविक पदार्थ है ना, जब ये प्रेजेंट रहेगा मिट्टी में तब जाकर ये कॉटन कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो ये जो मिट्टी है ना, जैविक जो पदार्थ हैं ये जिस मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मिट्टी में प्रेजेंट होंगे तो उस मिट्टी का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहाँ ये ब्लैक पाए जाते हैं मिट्टी? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट में पाया जाता है लेकिन मेनली महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है ना वो है ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये 10 सवाल थे जो आज मैंने किए हैं। अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़न है आप गूगल करो। जो सेल्फ स्टडी है वो बेस्ट स्टडी है। अगर आप सिर्फ अभी देखो एक एग्जांपल बता दूँ मैं आपको।
अगर आप कॉटन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ोगे तो आप एक इंडियन मैप देखो, ठीक है, आप इंडियन मैप देखा, आपने देखा कि एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है, आपने देखा ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जा रहा है, आपने देखा लैटराइट्स कहाँ पाए जा रहे हैं, आपने देखा रेड सॉइल कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एलुवियल का नेचर क्या है, ये कहाँ से उत्पत्ति होते हैं, क्यों एलुवियल इसको बोलते हैं, ठीक है। जलोढ़ क्यों बोलते हैं, जलोढ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जल इनको पानी अपने साथ बहा कर लेकर आती है, ठीक है। रेड सॉइल को रेड क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लावा मैग्मा जो बाहर निकलते हैं ना ज़मीन से, वो इसमें पाया जाता है, वो उसका रॉक्स का एक टुकड़ा होता है ये, ठीक है। ब्लैक सॉइल में ह्यूमस होता है इसलिए ब्लैक होता है, इनका नेचर क्या है, और जब आप ये सब समझेंगे तो ये इन क्वेश्चंस का जवाब देना बड़ा ही आसान रहेगा आपके लिए। खैर, मैं हूँ यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई इशू हो, कुछ भी समझना हो, आप कमेंट करो, बताओ। मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10 नए क्वेश्चंस के साथ।